बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम तकरार देख रहे हैं। मैं इमरान रियाज खान हूं। आज के प्रोग्राम में साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। जी वालेकुम सलाम। खान साहब, क्योंकि खबरें बहुत सारी हैं और सवालात भी बहुत सारे हैं, लोग जानना भी चाहते हैं, मैं डायरेक्टली सवालात की तरफ आता हूं। पहले तो आप ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला, इसके ऊपर हुकूमत ने कुछ प्लानिंग की है और हुकूमत ये कह रही है कि इस फैसले के नतीजे में वो अब कानूनी चाराजोई करने जाएंगे आपके खिलाफ। एक वो चाहते हैं कि आपकी नाअहली हो जाए और दूसरा वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाए। रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए इमरान, प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं क्या। इन्होंने रजीम चेंज की साजिश के अंदर पूरी हिस्सा लिया, इनको समझा पार्टी ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद इन्होंने समझा कि वो इलेक्शन, ये जो बाई इलेक्शन, अपनी हुकूमत, अपनी इलेक्शन कमीशन, अपनी इंतज़ामिया, चारों तरफ से मदद लेके इन्होंने ये उम्मीद लगाई कि ये बाई इलेक्शन पंजाब में जीत जाएंगे। वो हार गए और अब इनको खौफ क्या है? ये इनको खौफ है इलेक्शंस का। अब फंसे हुए ये कि अगर गवर्नमेंट में बैठे रहते हैं, जितनी देर गवर्नमेंट में बैठे रहते हैं ये बिल्कुल ही नीचे जा रहे हैं, क्योंकि इनसे संभाला तो कुछ जा नहीं रहा। गवर्नमेंट से बाहर आके इलेक्शन करवाते हैं तो इनको खौफ आया हुआ इलेक्शन हारना है, तो अब ये टेक्निकल नॉकआउट पे आए हैं। तो ये जरा जरूरी है लोगों को समझना कि ये है क्या चीज, क्योंकि मैं अभी तक जो देख रहा हूं, इन्होंने कोई 17 इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दिए इनके मिनिस्टर्स ने आके कल से। तो ये इशू है क्या इमरान, ये बड़ा जरूरी लोगों को समझाना है। देखो, फॉरेन फंडिंग है क्या? फॉरेन फंडिंग का मतलब ये होता है कि जब आप बाहर के मुल्क से पैसा लें, वो आपके मुल्क की पॉलिसीज मुतासर कर सकता है अगर एक पार्टी पैसा लेके पावर में आए। और दूसरा, मल्टी नेशनल से पैसा लें, जो बड़ी कंपनीज हो जो कि आपके मुल्क में ऑपरेट कर रही हो, और वो फिर आपकी पॉलिसी फायदा उठा सकती है, यानी आपको पार्टी को पैसा दे के और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स करवा सकती है जो उनको फायदा हो सकता है। ये हैं दो वजह कि फॉरेन फंडिंग बैंड है। हमारे ऊपर क्या इल्जाम है? हमारे ऊपर यह इल्जाम है कि हमने बैरूने मुल्क पाकिस्तानियों से पैसा इकट्ठा किया। अगर आप ये रिपोर्ट पढ़ें, और ये इतनी ऐसी अहमकाना रिपोर्ट मैंने नहीं देखी। पहले तो सोचे, 2 रिपोर्ट्स बनाई इन्होंने। एक रिपोर्ट किसी की फरमाइश में ऐड की जिसमें इन्होंने कहा कि पीटीआई फॉरेन फंडेड है, वो एंड में ऐड कर दिया। वो कहीं और उसकी रिपोर्ट में मेंशन नहीं, एक्सेप्ट एंड में, यानी किसी के कहने के ऊपर, किसी के ऑर्डर के ऊपर इन्होंने वो लिखा। ये जो रिपोर्ट इन्होंने बनाई है, या तो ये कह दें कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है उससे आप पैसा नहीं इकट्ठा कर सकते, ये किसी कानून में नहीं है, पाकिस्तान के तो कानून में नहीं है। ये कह रहे हैं कि अच्छा जी, किसी कंपनी से पैसा इकट्ठा किया, क्योंकि आप मल्टी नेशनल से तो नहीं किया। जो कंपनी से पैसा इकट्ठा किया, ये 2012 में जो कानून आया पाकिस्तान में कि आप फॉरेन कंपनी से पैसा नहीं इकट्ठा कर सकते, वो 2017 में आया है। तो कोई भी कानून हमने नहीं तोड़ा इसमें। ये फॉरेन फंडिंग है ही नहीं। तो पहले तो नंबर 1 चीज के कोई कानून नहीं तोड़ा। दूसरा, इन्होंने इल्जाम लगाया कि जनाब इमरान खान ने वो दस्तखत कर दिए वो एफिडेविट उसके ऊपर, अकाउंट्स के ऊपर, वो बयान हल्फी कहते हैं। पहले तो वो एफिडेविट, जी वो देखिए, 2 चीजें हैं, ये भी फिर लोगों को समझा दूं। एक होता है एफिडेविट जो कि आप ओथ पे लेते हैं। जो मसलन मैं अगर अपने असासे डिक्लेयर करता हूं तो मैं एफिडेविट पे करता हूं, मैं ओथ पे करता हूं कि ये जितने मेरे असासे हैं मैं ओथ ले रहा हूं, ये ठीक है। एक होता है पार्टी के अकाउंट्स को सर्टिफाई करना। अब शौकत खानम है, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, मैं चेयरमैन हूं बोर्ड का, मैं वो सर्टिफाई करता हूं। 18 अरब रुपए का बजट है शौकत खानम का। क्या मैं वो सारा बजट देखता हूं? मैं अकाउंटेंट तो नहीं हूं ना। मेरे जो हमारी जो हॉस्पिटल के जो अकाउंटेंट्स हैं, वो पहले बताते हैं कि जी ये अकाउंट्स, फिर ऑडिटर्स उनको चेक करके वो फिर मुझे प्रेजेंटेशन देते हैं। वो कहते हैं कि जी हमने ये जो सारे अकाउंट्स हैं ये ठीक है, उसके ऊपर मैं साइन कर देता हूं। लेकिन जब मैं साइन करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, कि जिधर तक मैं जानता हूं ये अकाउंट्स ठीक हैं जी। तो अच्छा, ये 2 चीजें हैं, इसके ऊपर ये शोर मचा रहे हैं।
میں ان سے تیسرا سوال پوچھتا ہوں جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے. میں نے کیوں کہا کہ ہماری ساری پارٹیز کے اکٹھے رکھے فنڈز ہم نے کیسے پیسے اکٹھا کیا؟ ہم ساروں کو، پیپلز پارٹی کا، نون لیگ کا، تحریک انصاف کا، اور 2 دفعہ عدالت نے بھی یہ کہا ہے. لیکن یہ الیکشن کمیشن جو ان کے ساتھ پوری طرح ملوث ہے سازش میں، یہ اس کو میں سازش کہتا ہوں. ایک تو تھی نا وہ بیرونی سازش، یہ ایک اور سازش ہے. وہ پوری طرح اس کے اندر ملوث ہے، یہ جو سکندر سلطان ہے. میں اس کے اوپر بھی ابھی آپ کے بعد میں آتا ہوں کہ یہ بنا کیسے تھا. تو ہم نے کہا کہ سب کے سامنے پتہ تو چلے کہ پولیٹیکل پارٹیز پیسہ اکٹھا کرتی کیسے ہیں. ہم بتائیں گے کہ ہم نے کیسے اکٹھا کیا، یہ 2 پارٹیز بھی تو بتائیں کہ انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا کیسے ہے. اور میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اگلے الیکشنز تک ان دونوں پارٹیز کی فنڈنگ نہیں سامنے لے کے آئے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ جس دن ان دونوں کی پارٹیز پبلک کے سامنے آ گئی تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس ملک کی تاریخ میں ایک جینوئن پولیٹیکل فنڈ ریزنگ صرف تحریک انصاف کرتی ہے. مثلا جو انگلینڈ میں یا امریکہ میں جو فنڈ ریزنگ کرتی ہیں پالیٹکس میں، لیبر پارٹی، کنزرویٹو پارٹی، ریپبلکن، ڈیموکریٹ، وہ ساری اس طرح پیسہ اکٹھے کرتی ہے جیسا ہم کرتے ہیں. وہ ڈنرز کرتے ہیں، ڈنرز پہ لوگ آتے ہیں، لوگ پیسے دیتے ہیں اور اس سے آپ اپنی پارٹی کو فائنانس کرتے ہیں، اور یا پھر ممبرشپ سے آپ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں. یہ جو ہماری بالکل جو انٹرنیشنل سارے طریقے ہیں پیسے اکٹھے کرنے کے، ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ پارٹیز کیسے پیسہ اکٹھا کرتی ہیں؟ یہ کیا کرتے ہیں، یہ انہوں نے بڑے بڑے وہ سیٹھ پالے ہوئے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ پاور میں جب آتے ہیں اکٹھے مل کے پیسہ بناتے ہیں. پرائیویٹائزیشن میں مثلا انہوں نے بڑا پیسہ بنایا، سیٹھوں کو پیسہ بنوایا، اور اس کے بعد اس وقت بھی پیسہ بناتے ہیں. اور جب الیکشن آتے ہیں یہ بڑے بڑے سیٹھوں سے پیسے لیتے ہیں. ان کو کوئی پیسہ دیتا نہیں ہے. ہم جس طرح ہم پبلک سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، ان کو کون پیسہ دے گا؟ زرداری اور نواز شریف کو کون پیسہ دے گا؟ تو اس لیے یہ جو سکندر سلطان ہے، یہ ان کی جو فنڈنگ ہے وہ سامنے نہیں لے کے آ رہا. ہم 5 سال سے لگے ہوئے کہنے کے اکٹھے آئے. اچھا خان صاحب، اب آپ نے 2 چیزیں میں دونوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک آپ نے کہا کسی کے کہنے پر رپورٹ تبدیل کی. ایک تو یہ بتا دیں کہ کس کے کہنے پر آپ کو آئیڈیا ہے، اور دوسرا سکندر سلطان آپ نے کہا کیسے بنا، میں بتاؤں گا. ابھی بتائیں، دونوں چیزیں بتائیں. دیکھیں، پہلے تو میں سکندر سلطان کا بتاتا ہوں بنا کیسے ہوا. یہ ایک بڑا گندا سسٹم بنا ہوا. یہ انہوں نے 18ویں ترمیم میں دونوں پارٹیز نے مل کے بڑی 3 غلط چیزیں کی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی، ہم دونوں فیصلہ کریں گے. نیب کا ہیڈ کون بنے گا، ہم دونوں فیصلہ کریں گے. اور الیکشن کمیشن کیا ہوگی، وہ ہم دونوں فیصلہ کریں گے. اب اس میں آپ کو مسئلہ کیا بتاتا ہوں. اگر تو آپ نے مکمکا کرنا ہو جو انہوں نے پچھلے 10 سال میں مکمکا کیا تھا، دونوں نے اپنا نیب کا ہیڈ رکھ کے تو ملک کو لوٹا. کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. کیسز اپنے بند کروا دیے جو پرانے تھے. کیئر ٹیکر میں یہ آپس میں فیصلہ کر لیتے ہیں. لیکن الیکشن، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے امپائر کھڑے کرنے ہیں الیکشن کے، اور آپ کہیں گے اچھا جی میرے یہ 3 امپائر لے لو اور اپنے 3 لے لو اور اس کے اوپر سمجھوتا کر لو. ایسے بھی کبھی کوئی ہوتا ہے؟ اچھا، اب انہوں نے اپنے امپائر دیے، ہم نے اپنے امپائر دیے. نہ ان کو ہمارے منظور تھے، نہ ہمیں ان کے امپائر منظور تھے. وہ ڈیڈ لاک ہو گیا. اب جناب ہم پھنس گئے. اب وہ مسئلہ تھا کہ اب الیکشن کمیشن کمپلیٹ نہیں ہے. ہم نے نیوٹرلز نے اپروچ کیا ہمیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ پھنس گئے ہیں، ملک میں آگے چل رہے ہیں. تو ٹھیک بات کی. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ایک ایسا کینڈیڈیٹ دے دیتے ہیں جو دونوں اعتراض نہیں کریں گے. انہوں نے اس کا سکندر سلطان کا نام دیا. میں تو اس کو جانتا ہی نہیں تھا. جب اس کا نام آیا اور جب ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے اگر ڈیڈ لاک ہوا ہے تو آپ دے رہے کوئی نیوٹرل آدمی کا نام، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. جیسے ہی اس کا نام آیا تو لوگوں نے شور مچا دیے. تو انہوں نے کہا یہ تو نون لیگ کا گھر کا آدمی ہے. میں نے نیوٹرلز کو بتایا. میں نے کہا آپ نے کہا تھا یہ نیوٹرل ہے، یہ تو گھر کا آدمی ہے. انہوں نے کہا ہم گارنٹی لیتے ہیں اس کی کہ یہ نیوٹرل رہے گا. تو گارنٹی کی طرح اس لیے اتنی بڑی ہم نے حماقت کی کہ ہم نے مان کے اس کا آدمی کو رکھ لیا. اس نے پہلے دن سے جو اس نے ہمارے خلاف فیصلے دینے شروع کیے ہیں، آپ یہ سوچیں کہ اس نے 8 فیصلے دیے ہمارے خلاف.
وہ 8 دفعہ ہم گئے عدالت میں اور عدالت نے اوور ٹرن کیے ان کے فیصلے. مطلب کہ عدالت نے اوور رول اس لیے کیے کہ اس کے فیصلے غلط تھے ہمارے خلاف. جو سب سے زیادہ ظلم کیا نا عمران اس نے, 2.5 سال سے ہم لگے ہوئے ہیں ای وی ایم مشینز کا. ای وی ایم مشین ہندوستان میں بھی ہے, ایران میں بھی ہے. ای وی ایم مشین سے ہوتا کیا ہے, دھاندلی کرنا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ جو پٹن ہے ایک این جی او ہے, اس کی رپورٹ آئی ہے ابھی. یہ جو این جی او الیکشنز کے اوپر یہ تبصرے کرتا ہے, سرویز کرتا ہے, اس رپورٹ کے مطابق 163 طریقے سے دھاندلی ہوتی ہے پاکستان میں, اور اگر آپ ای وی ایم مشین لے آئیں تو 130 ختم ہو جاتے ہیں دھاندلی کرنے کے طریقے. اس آدمی نے نہیں آنے دیا, اس کا کام بھی نہیں تھا. ہر جگہ اس نے اپوز کیا اور ان دونوں پارٹیز نے اپوز کیا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایکسپرٹس بن گئے دھاندلی کے. یہ جو ہم الیکشن جیتے ہیں بائی الیکشن, نیوٹرل چاہتے ہیں ای وی ایم آئے, نیوٹرل چاہتے تھے ای وی ایم آئے, نیوٹرلز. دیکھیں انہوں نے تو کہا کچھ نہیں, لیکن یہ جو آدمی تھا, اس آدمی نے ایک ایجنڈا کے اوپر ای وی ایم مشینز آنے نہیں دیں, اور اس نے ان 2 پارٹیز کا ساتھ دیا جو صرف وہ ایکسپرٹس ہیں دھاندلی کے. ہم نے یہ جو بائی الیکشن جیتے ہیں, ہمیں 1-2 ہفتے سے تیاری کر رہے تھے ان کی دھاندلی روکنے کے لیے, اس کے باوجود نہیں روک سکے, پھر بھی انہوں نے ووٹر ڈلوائے, پھر بھی ہار گئے. کس کے کہنے پہ یہ ڈرے ہوئے ہیں, اور اس لیے ان کو یہ رپورٹ کے اندر جو اضافی پیراگراف ڈالا, یہ کس نے ڈالا اس نے؟ دیکھیں یہ جو پیراگراف ڈالا ہے, اور اسی کے اوپر سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے اس آدمی کے اوپر. اور اچھا, اس کا ایک اور ممبر بھی میں آپ کو بتا دوں اس الیکشن کمیشن کا. دیکھیں وہ آدمی وہ 2 جگہ سے تنخواہیں لے رہا ہے. وہ ایک تو لے رہا ہے الیکشن کمیشن سے اور بڑی تنخواہ ملتی ہے, یہ سندھ کا جو ان کا الیکشن کمیشن ہے, مجھے اس کا نام نہیں پتا. لیکن دوسرا وہ سندھ حکومت سے بھی تنخواہ لے رہا ہے, یونیورسٹی میں. سندھ حکومت کا وہ امپلائی ہے یونیورسٹی میں, وہ پیسے لے رہا ہے. ہم نے اس کا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس کا کیس رکھا ہوا ہے. میری اپنی ججز صاحبان سے بڑی ریکویسٹ ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے الیکشن کمیشن, جمہوریت نہیں چل سکتی آزاد الیکشن سے, تو یہ کیسا آدمی ہے جو 2 جگہ سے تنخواہیں لے رہا ہے, اور یہ ہے الیکشن کمیشن بنی ہوئی. اس کے اوپر ہم جس طرح میں نے کہا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں گئے ہوئے 3 مہینے سے, اس کا کیس نہیں سنا جا رہا. تو یہ ہے الیکشن کمیشن. یہ الیکشن کمیشن بالکل متنازع ہے. اس کے اوپر ہمیں 2 اسمبلیز نے, پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیز نے ریزولوشن پاس کی ہے اس کے اگینسٹ, اس آدمی کے اگینسٹ. جی اچھا خان صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ جی لوگوں نے تیا پہنچا کر دیا اس فیصلے کا. جن لوگوں کے نام آئے ہیں, ہر 2 منٹ بعد ایک نئی ویڈیو آ جاتی ہے کہ جی میں تو پاکستانی ہوں اور یہ میری فنڈنگ ہے اور میں نے ایسے پی ٹی آئی کو کیے, آپ مجھے کیسے کسی غیر ملکی کے کھاتے میں ڈال سکتے ہیں. ایک میاں بیوی ہیں تو وہ دونوں کے پیسے آدھے آدھے کر کے جوائنٹ اکاؤنٹ ہے تو بیوی کے حرام کر دیے اور میاں کے حلال کر دیے. اب یہ جو پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے, آپ اس فیصلے کے خلاف آپ اس کو اس قابل سمجھتے ہیں فیصلے کو کہ آپ عدالت میں جائیں, یا پھر آپ اس کے اوپر کوئی وائٹ پیپر شائع کریں؟ ہم جی بالکل اس کے اوپر اب تیاری کر رہے ہیں. سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس کے خلاف جائیں گے, اس الیکشن کمیشنر کے خلاف فیصلے کے خلاف. اور ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اس کے اوپر فیصلے کے خلاف بھی, اس آدمی کے خلاف, کیونکہ اس نے ہماری توہین کی ہے. دیکھیں اس نے لکھا ہے کہ پی ٹی آئی فورن فنڈڈ ہے. یہ اس نے جھوٹ بولا ہے, اس کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے. نہ پی ٹی آئی نے کسی ملٹی نیشنل سے پیسے لیے, نہ. اچھا میں ایک اور بھی آپ کو بات بتاؤں. میں جب 2012 میں ہماری پارٹی اٹھنے لگی تو 2 فورن حکومتوں نے مجھے پیسے آفر کیے, اور دونوں, اور شاہ محمود میرا گواہ ہے جب میرے ساتھ بیٹھا تھا, جب ایک فورن حکومت نے پیسے آفر کیے اور انہوں نے کہا کہ پہلے ہم فلانے آپ کی ملک کی پارٹی کو پیسے دیتے ہیں, تو ان دونوں میں سے ایک پارٹی تھی. اب ہم نے فیصلہ کیا آپ کو پیسے دینے کا. جب میں نے اس سے کہا کہ ہم یہ بالکل غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے, ہم آپ کے پیسے نہیں لیتے, جب انشاءاللہ ہم پاور میں آئیں پیسے انویسٹ کریں پاکستان میں. یہ سمجھ جائیں کہ یہ پیسے, جب اس لیے میں کہتا ہوں پتہ تو چلواؤ کہ ان کے پیسے آتے کدھر سے. مولانا فضل الرحمان کا جنرل پاشا نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہا کہ لیبیا سے پیسے آتے ہیں اس کے پاس. وہ بڑے آج تک منہ بنا کے بڑا معتبر بن کے باتیں کہہ رہا ہے فضل الرحمان. اس نے پارلیمنٹ میں سارے ارکان اسمبلی کے سامنے کہا کہ یہ لیبیا سے پیسے لیتا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں عمران,
اس قوم کو پتا تو چلے کہ پولیٹیکل فنڈ ریزنگ ہے کہ یہ پیسے اکٹھے کیسے کرتے ہیں, یہ کدھر سے آتا ہے ان کو پیسہ. اور پیسہ زرداری کھلے عام, اس نے 2018 میں ہم نے 20 اپنے ایم پیز کو نکالا پختونخوا میں. کیوں نکالا؟ کیونکہ اس نے تصویریں ہیں, یعنی ویڈیوز ہیں, پیسے دیتے ہوئے 5-5 کروڑ روپے دے کے ہمارے وزیر خرید رہا تھا. یہ زرداری یہ پیپلز پارٹی نے خریدے تھے, اور یہ پھر بھی یوسف رضا گیلانی کے ایکشن میں پیسہ چل رہا ہے. تو یہ ان کے پاس پیسہ کدھر سے آتا ہے؟ پوچھے تو صحیح. مجھے اس بدنیت اور یہ ڈس آنسٹ الیکشن کمیشن سے مجھے یہ ہے کہ جو روکنا چاہیے اسے, جو ملک کے اندر غلط پیسہ چل رہا ہے, چوری کے پیسے سے الیکشن خریدے جا رہے ہیں, لوگوں کو خریدا جا رہا ہے, پارلیمنٹیرینز کو ابھی کتنا پیسہ چلا ہے. یعنی یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے سندھ ہاؤس میں, یہ اربوں روپیہ چلا ہے. کوئی شرم نہیں ہے اس آدمی کو کہ پتہ چل رہا ہے کہ پیسہ کدھر سے آ رہا ہے, اور کھلے عام سب کو پتہ ہے کون سی پارٹی پیسہ دے رہی ہے, کون پیسہ دے رہا ہے. خان صاحب, کبھی ان کو شرم نہیں آئی کہ ملک کی ساری اخلاقیت تباہ ہو رہی ہے, لیکن نہیں, وہ پی ٹی آئی کا 8 سال سے, وہ 2012 کا ہمارا وہ 8 سال سے ہمیں ٹرائل کروا رہا ہے. خان صاحب, الیکشن کمشنر یہی والا تھا, آپ کی پارٹی نے آنکھیں کھول کر الیکشن لڑا اور پنجاب آپ نے ون کر لیا. ابھی اگر آپ کو بہت مجبوری میں اسی الیکشن کمشنر کے نیچے جنرل الیکشن لڑنا پڑا تو کیا آپ لڑیں گے, یا پھر آپ کہیں گے کہ میں اس کے نیچے بالکل الیکشن نہیں لڑوں گا؟ دیکھیں, پہلے تو ہم کل اس کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں, پرامن احتجاج, اور میں دیکھ رہا تھا کہ نون لیگ والے بڑے گھبرائے ہوئے تھے کہ جی الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج, ان کو بھول گیا کہ انہوں نے اسی الیکشن کمیشن کے باہر انہوں نے بھی احتجاج کیا ہوا ہے. ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں, ریڈ زون میں ہم بالکل نہیں آ رہے, صرف ہمارے پارلیمنٹیرینز ڈیلیگیشن جائے گا اس کو بتانے کے لیے کہ ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے. 2 پروونشل اسمبلیز 4 میں سے اس کے خلاف عدم اعتماد کر دیا انہوں نے, ہمارے وکیل بھی جائیں گے, لیکن جو باقی احتجاج ہوگا وہ وہاں نہیں ہوگا. لیکن ہوگا ایک ایسا احتجاج کہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ یہ کس طرح کا ملک ہے, کہ آپ, اور یہ کس طرح کی حکومت ہے, یہ کس طرح کے لوگ ہیں, یہ کس طرح کی الیکشن کمیشن ہے, کہ ایک جب تقریباً 80% جو قوم کو 2 صوبے ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے, اور یہ اس کے بعد بھی یہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ ساری الیکشن کمیشن بیٹھی ہوئی ہے. ایسے الیکشن نہیں ہوتے. دیکھیں عمران, میں ایک قدم آگے چلا جاتا ہوں. آج اگر پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا ہے جدھر آج انہوں نے پھنسا دیا, جب سے انہوں نے سازش کی اور آ کے یہاں انہوں نے ملک کا جو تباہی مچائی ہے, اور سوائے اپنے صرف ایک ہی کارنامہ کیا کہ اپنی جو 1100 ارب روپے کی جو ان کے چوری کے کیسز تھے وہ سارے معاف کروائیں. آپ پتہ چلا کہ جی 50 کروڑ تک آپ چوری کر لیں, لیکن 50 کروڑ سے صرف اوپر نہ آئے گی. یعنی یہ سوائے اس کے مجھے یہ بتا دیں کہ انہوں نے ملک سے کیا ہے. ہمارا اکانومی آج ادھر پہنچا دی ہے, نیچے جدھر پہنچا دی ہے, کہ میں آج مجھے فکر ہے کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ ہو گیا ہے, ملک کی سلامتی کو خطرہ. کیوں ہے؟ کیونکہ آج آرمی چیف ٹیلی فون کر رہا ہے امریکنوں کو کہ جناب ہمیں آئی ایم ایف سے پیسے دلوا دو, ہمارا ملک مشکل میں ہے. اس کا مطلب کہ جب آپ امریکنوں سے اس طرح کی ڈیمانڈ آپ کا آرمی چیف کرے گا تو وہ واپس کچھ مانگے بھی تو نہیں. لیکن خبر آئی ہے کہ آرمی چیف کو وزیر اعظم نے اجازت دی ہے, آرمی چیف کو وزیر اعظم نے اجازت دی تھی یہ فون کرنے کے لیے. ویسے یہ اجازت چاہیے ہوتی ہے سر؟ نہیں, اس سے بھی بڑی بات, پوائنٹ تو صرف یہ ہے کہ اس کا مطلب کہ وزیر اعظم کے اوپر تو کوئی اعتماد نہیں ہے, تو اندر تو ویسے ہی اعتماد نہیں ہے. وہ تو الیکشنز میں آپ کو رزلٹ نظر آ گیا ہے, ان کے اوپر کسی پہ بھی اعتماد نہیں ہے. 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے, نہ ادھر اعتماد, اور باہر آپ نے دیکھ ہی لیا کہ وہ کہہ رہے آرمی چیف بات کرے. تو اگر ملک کو انہوں نے ادھر پہنچا دیا ہے, سوال یہ ہے کہ اس سے سوائے صاف اور شفاف الیکشن کر کے نکالنا اور تو کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں. ایگزیکٹلی. اور تو اب دلدل میں دستے جا رہے ہیں, اور الیکشن نہیں, پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, صاف اور شفاف الیکشن. بیکاز دیکھیں ملک کا مسئلہ کیا ہے اس وقت, جو اکانومی ہے وہ ہماری گر رہی ہے. اکانومی کیوں گر رہی ہے؟ کیونکہ مارکیٹ کا اعتماد ہی اٹھ گیا اکانومی سے. اور وہ کیوں ہے؟ کیونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. انہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی, پولیٹیکلی ڈی اسٹیبلائز کیا. اور میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ میں نے سب کو میسج پہنچایا, نیوٹرلز کو بھی, کہ ایک دفعہ یہ ہل گئی آپ کی اس وقت اکانومی,
इंटरनेशनल हालात ऐसे हैं कि ये इन चोरों से नहीं संभाली जानी। अब ये हाल है कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, इकोनॉमिक स्टेबल नहीं होने लगी अनफॉर्चुनेटली। तो इकोनॉमिक, इसका मतलब कि ना किसी ने इन्वेस्ट करना है, ना किसी ने पैसे खर्च करने हैं, ना सरमायाकारी होनी है, इकोनॉमी ने कॉन्ट्रैक्ट करते रहना है। हमारी एक्सपोर्ट्स गिरनी शुरू हो गई है, मुझे डर ही अब रेमिटेंसेस गिरनी शुरू हो गई हैं। इसका मतलब कि पाकिस्तान तो कॉन्ट्रैक्ट करते करते और हमें ज्यादा कर्जे लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी जब हमारे डॉलर मुल्क में कम आने शुरू हो जाएंगे कि रेमिटेंस भी कम और एक्सपोर्ट्स भी कम, और अगर यह इंडस्ट्री ने भी बंद होना शुरू हो गया तो हम तो अजाब में फंस रहे हैं। सिर्फ एक ही तरीका है कि कॉन्फिडेंस लाने के लिए बिजनेस का, और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन, ताकि 5 साल के लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट आए। ठीक, अब यही रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। खान साहब एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहा हूं मैं। आपने 6 से 8 हफ्ते में इशारा दिया था, क्यों और निगरान हुकूमत कितना अरसा चल सकती है? ब्रेक के बाद बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्विक ब्रेक, अभी आ रहे हैं। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते सोना माही मन पसंद दे गया। इतनी सी मिकदार में मनपसंद इतना हो गया, मन पसंद स्पेशल हो गया। 75वीं जश्न आजादी का सुपर अंदाज। जैज लाया अपने 75 मिलियन कस्टमर्स के लिए जैज मंथली प्रीमियम ऑफर। तो अभी मिलाओ स्टार 2000# और पाओ 25 GB डाटा और 300 ऑल नेटवर्क मिनट्स सिर्फ 695 रुपए में। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज सुपर 4G। देखूं मैं हर रोज कल की तैयारी, अच्छाई के लिए खड़े होने की, अपनी जिम्मेदारी को निभाने में। इनकी कल की तैयारी कभी न रुके, इसीलिए टैंग विटामिन सी का मजेदार सोर्स जो इम्यूनिटी और एनर्जी की डेली जरूरत को सपोर्ट करे, ताकि आपके बच्चे रहें रिफ्रेश और सीखें अच्छी बातें। टैंग बनाए बेहतर मुस्तकबिल रोजाना। प्रीफेक्ट सिलेक्शन का क्या हुआ? मेरी बेटी प्रीफेक्ट बनेगी, खूब आगे बढ़ेगी। जब सारा वक्त पीछे देखती रहूंगी तो आगे कैसे बढ़ूंगी? नया ऑलवेज 3-in-1 जो कपड़े के मुकाबले में लीक ना हो। इसकी विंग्स अपनी जगह पे रहें और बदबू को तो भूल ही जाएं, ताकि आप उड़ें बेफिक्र। बाबा प्लीज आप रहने दे। बेटा अभी इतने भी बूढ़े नहीं हुए। अरे देख के गिरा दिया ना, तुम्हारी वजह से गिरा है। अच्छा, मेरी वजह से? असल वजह है उम्र का बढ़ना। उम्र बढ़ने के साथ मामूलाते जिंदगी मुश्किल तर हो जाते हैं, इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ इंश्योर, जो बढ़ती उम्र की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करता है। आप भी डॉक्टर के मशवरे से रोजाना इंश्योर पिए, भरपूर जिंदगी जिए। लेमन मैक्स लॉन्ग वन, चले पूरे महीने चम चमा चम चम। हे गर्ल, सॉफ्ट और मॉइस्चराइज स्किन के लिए ट्राई करो मेरी तरह पामोलिव नेचुरल्स मिल्क एंड रोज, जिसमें शामिल है 100% नेचुरल मिल्क और रोज पेटल एक्सट्रैक्ट्स जो बनाए स्किन सॉफ्ट एंड स्मूथ। पामोलिव नेचुरल्स, यू कैन फील इट। सौ नजरें तो 100 बातें। नया दिन है, अपने इरादे रिफ्रेश कर। ये लो कोलगेट मैक्स फ्रेश, इसके मिंटी कूलिंग क्रिस्टल्स तुम्हें रिफ्रेश कर देंगे। तो आओ रिफ्रेश करें कोलगेट मैक्स फ्रेश। ब्लू 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 ब्लू। क्यों महंगे पाउडर इतना खुश? नया ब्लू फॉर्मूला लाया हूँ। हमारा फॉर्मूला तो पहले से ही ब्लू है बच्चों। एक्सप्रेस पावर महंगे पाउडर वाली धुलाई 100 रुपए की बचत के साथ। कहाँ चले? मैं फिर से रंग बदल के आता हूँ बॉस। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते सोना माही मन पसंद दे गया। इतनी सी मिकदार में मनपसंद इतना हो गया, मन पसंद स्पेशल हो गया।
Mexican magic. 50% बिजली बचाएं। Royal Smart Lifestyle AC/DC inverter fans. Hey girls, who needs a comb? मैं करती हूँ finger comb. मेरे बाल जो रहते हैं इतने manageable. Palmolive Naturals healthy and smooth shampoo से. Keep your comb at your fingertips. Have a great hair day. मुहर्रमुल हराम की मजालिस और जुलूसों के दौरान कोरोना की हिदायत का खास ख्याल रखा जाए। दाखिली और खारजी रास्तों पर मास्क, सैनिटाइजर्स और हाथ धोने की जगह की दस्तयाबी और इनके इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। जाकिर और मजालिस के शुरका के लिए वैक्सीनेशन लाजमी है। बुजुर्ग, बच्चे और बीमार अफराद अपने और दूसरों की सेहत को मलहूज़े खातिर रखते हुए मजालिस और जुलूसों में शिरकत से गुरेज करें। समाजी फासले का ख्याल रखें। मजालिस और नजर न्याज का एहतमाम खुली जगह पर करें। पैक खाने और डिस्पोजेबल बर्तन के इस्तेमाल को तरजीह दें। दाखिली और खारजी रास्तों पर रश न लगने दें। मजालिस के औकात कार कम किए जाएं। मजलिस से पहले फर्श क्लोरीन से धोया जाए और याद रखें कि हाथ मिलाना और गले मिलना मना है। इंतजामिया मजहबी तकरीबात में रजाकारों की मदद से SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाए और नुमाया मुकामात पर कोविड-19 की एहतियाती तदाबीर दिखाएं। ये पैगाम नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, कौमी इदारा सेहत, हुकूमत पाकिस्तान और यूनिसेफ की जानिब से पेश किया गया है। मनपसंद स्पेशल हो गया। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से हमारी बातचीत हो रही है। खान साहब, 29 नवंबर पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन होगा इस साल में, क्योंकि पाकिस्तान का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो तैनाती होती है या सबसे अहम काम पाकिस्तान में जो होना होता है वो आर्मी चीफ की तैनाती होती है। ये हम सारे माने या ना माने, सबसे अहम चीज पाकिस्तान में यही होती है और इसी चीज के ऊपर सबकी नजरें होती हैं। अब अगर आपने जो 6 से 8 हफ्ते में कहा है कि इलेक्शन अनाउंस हो सकते हैं, तो फिर तो निगरान हुकूमत होगी 29 नवंबर को। तो आपके ख्याल में आर्मी चीफ की तैनाती निगरान हुकूमत में हो सकती है, या नई हुकूमत आर्मी चीफ को तैनात करेगी, या ये वाली हुकूमत आर्मी चीफ को तैनात करने के बाद क्या आपके दिमाग में मैप, क्या आपके दिमाग में? देखिए इमरान, मेरे जहन में तो ये है कि पाकिस्तान की बेहतरी किस में है। क्या पाकिस्तान की भी बेहतरी इसमें है कि हम आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर सारे मुल्क को होल्ड पे रखते हैं और मुल्क उधर चला जाए जिधर किसी के भी हाथ में बचाने के लिए रह जाए? नेशनल सिक्योरिटी, फौज नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन उसके साथ साथ इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो हमने अपने नेशनल, जो पहली दफा नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई थी, हमने ये वाजे किया था कि ये दोनों साथ साथ हैं। अगर आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी मुतासर होती है तो आपकी नेशनल सिक्योरिटी मुतासर होती है। और सोवियत यूनियन का सब ये मिसाल देते हैं कि वो उनकी जैसी इकॉनमी नीचे गई मुल्क टूट गया। हमारे लिए बड़ा खतरनाक फेज है। अब हमने क्या फैसला ये करना है कि आर्मी चीफ कौन बनेगा, या हमने फैसला करना है कि पाकिस्तान को इस दलदल से कैसे निकालना है? मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वक्त पाकिस्तान है और हमें हर कोशिश करनी चाहिए कि ये और उधर ना पहुंच जाए जिधर मैं कहता हूं सबके हाथ से निकल जाएगा। नहीं खान साहब, देखें इसमें अब सबकी नजरें तो वहीं पे है ना, सवाल फिर वही आ जाता है, आप फिर कब तक, या तो 15 अगस्त तक या 20 अगस्त तक इलेक्शन अनाउंस हो जाए, नई हुकूमत आए, आकर आर्मी चीफ तैनात करे, या फिर ये वाली हुकूमत तैनात करे और उसके बाद फिर निगरान हुकूमत बने और फिर इलेक्शन जाके जनवरी फरवरी में हो। अब यानी यही दो ऑप्शन है ना, निगरान हुकूमत कैसे तैनाती कर सकती है? उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इमरान कि मुझे ये बताएं कि जब खुद वो इनकी प्रेसिडेंट मरियम कह रही है कि लंगड़ी लूली हुकूमत है, उधर से नवाज शरीफ वो से उसके अजीब से बयान आ रहे हैं, लेकिन मुझे कई दफा कभी कुछ कहता है कभी कुछ, लेकिन वो भी घबराया हुआ है कि हम सारे नून लीग नीचे जा रही है। डरा हुआ है शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी, वो दोनों डरे हुए इलेक्शन से। अब ये सोच लें कि उससे आगे ना आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से ज्यादा बड़ा इशू ये है कि ये इन दो चोरों के अपनी सिर्फ डरे हुए इलेक्शन लड़ने से, उसकी वजह से क्या सारे मुल्क को हमने नीचे ले जाना है? हमें सबको पता है कि इस वक्त एक ही चीज जब निकाल सकती है इलेक्शन, इस मुल्क में स्टेबिलिटी ला सकती है, और जो गवर्नमेंट है 5 साल के लिए वही कर सकती है। जब हमें ये पता है तो हम क्यों नहीं ये कर रहे? मैं तो ये सवाल आपसे ये पूछ रहा हूं कि बजाय हम ये सोचे कि जी नवंबर में क्या होगा, पहले तो सोचे अभी क्या होगा।
अभी हमारी पोजीशन दिन ब दिन नीचे जा रही है। हमारी, आप अगर इंडस्ट्री जाके फैसलाबाद में देखें, उधर पहले आज से 4-5 महीने पहले लेबर नहीं मिलती थी टेक्सटाइल के लिए, आज फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। और जो ये हालात, जो लोड शेडिंग से जो हमारे ज़राअत के ऊपर असर आने वाला है, हमारी सारी मुल्क की इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है। ग्रोथ रेट जो है, जो 6% पे थी, वो अब आप कह रहे हैं 2.5 पे आ जाएगी। 2.5 का मतलब यहां बेरोजगारी बढ़ने वाली है। हमें फैसला ये करना है कि क्या एक तरफ बेरोजगारी बढ़ेगी, एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, हमने अपने लोगों को कितने अजाब पे डालना है कि हम सिर्फ कि यहां 2 आदमी बैठे हुए हैं, जरदारी और शहबाज शरीफ, जो सिर्फ डरे हुए हैं कि अगर इलेक्शन से डरे हुए हैं कि वो हार ना जाए, और वो हार की वजह से सारे मुल्क को दाव पे लगा रहे हैं। ठीक है खान साहब, अब ये जो बातचीत होनी है तो राब्ते के जरिए से ही होनी है ना? आप लोगों के कोई राब्ते हैं बैकडोर चैनल हुकूमत से, एस्टेब्लिशमेंट से, किसी और पॉलिटिकल पार्टी से? क्योंकि देखें, निगरान हुकूमत का जो सेटअप बनेगा वो भी आपकी मर्जी उसमें होनी चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर का मामला है, चेयरमैन नैब का मामला है, दीगर तैनातियों का मामला है, तो बाहर बैठ के तो नहीं हो सकता, बात तो करनी पड़ेगी। कोई है राब्ता? देखें, अगर तो वो फैसला करे इलेक्शन का डेट दे दें, जैसी वो इलेक्शन की डेट दे दे और असेंबली डिसॉल्व करने का टाइम दे दें, हम सब बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अभी तक नहीं हो रही, लेकिन जब ये इलेक्शन का डेट ही नहीं दे रहे, जब तक ये तैयार ही इलेक्शन की डेट ही देने के लिए नहीं है, और बस यही सोच रहे हैं कि किसी तरह टेक्निकली नॉकआउट कर दे तहरीक इंसाफ को, क्योंकि डरे हुए मैदान में ये जंग अब खेल नहीं सकते मैच, तो ये टेक्निकल नॉकआउट के ऊपर लगे हुए हैं कि ये सारा ड्रामा है। 17 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं इन्होंने इस चीज के ऊपर, 20 से ज्यादा हो गई। हंसी आ रही है इनके ऊपर कि इतने डरे हुए हैं कि उनको शायद कि इस तरह हम बच जाएं इनके सामने मैदान में। इलेक्शन ये लड़ नहीं सकते, घबराए हुए हैं, कोशिश ये कर रहे हैं टेक्निकल नॉकआउट पे, ये जो सारी ड्रामे कर रहे हैं, और इससे मुल्क नहीं ठीक होने लगा। देखो, ये अब मुल्क का नहीं सोच रहा है, ये एक इनका टॉप प्रायोरिटी थी अपनी चोरी बचाने के लिए, वो आपने देख लिया। वो आज जो नया यानी 40 करोड़ रुपए की मैं चोरी करूंगा तो मुझे कोई नहीं पकड़ेगा, नैब नहीं पकड़ सकती, तो सारे अब 40 करोड़ या 45 करोड़ रुपए की चोरी पे आ जाएंगे। ये इनका इशू है, इनका पाकिस्तान इशू नहीं, इनके पैसे बाहर, इमरान इनके लीडर्स के अरबों डॉलर बाहर पड़ा हुआ है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता जब रुपया नीचे गिरता है। 30% रुपया नीचे गिरा है, इसका मतलब इनकी दौलत में 30% इजाफा हो गया है। पाकिस्तानियों की दौलत 30% कम हो गई है, रुपया 30% कम हुआ है, लेकिन डॉलर में पैसे पड़े वो 30% बढ़ गए हैं। इनको कोई फिक्र नहीं पड़ी हुई कि ये मुल्क की तबाही मच रही है, इनकी जाती दौलत में इजाफा हो रहा है। ठीक, खान साहब, आपका नाम ECL में खबरें, आपकी गिरफ्तारी का बार बार मुतालबा, आप रेडी हैं इन चीजों के लिए? ये मैं पहले आपका शुक्रिया अदा कर दूं कि जब मैं गिरफ्तार हुआ था तो आपने बड़ी आवाज उठाई थी, हर जगह पे जाकर आपने लोगों को कहा था और आपने हर जगह पे प्रोटेस्ट किया था उसके बारे में, और मैं बतौर एक सहाफी आपका शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आपके लिए ये कोई गिरफ्तारी की बातें हो रही हैं और कोई ECL में आपका नाम? मैं पहले तो मुझे ये बताएं कि गिरफ्तार किस चीज पे मुझे करेंगे, कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर गिरफ्तार करेंगे? और दूसरी चीज ECL पे मेरा डाम डालेंगे तो मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि मैं कहीं बाहर जाना ही नहीं चाहता, मेरे कोई बाहर वहां फ्लैट्स नहीं, लंदन नहीं, बिजनेसेस नहीं, मुझे कोई हैरिट्स में शॉपिंग नहीं कर रही, मैंने महंगे रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाना, मैं बड़ा मुतमईन हूं पाकिस्तान में, मैं तो उनका शुक्रिया अदा करूंगा। अच्छा, मुझे ये भी बताएं, इनको क्या मुसीबत पड़ जाती है जब इनको कह जी ECL पे आ गए? क्योंकि इनकी दौलत बाहर पड़ी हुई है, इनको डर होता है, इनके घर हैं बाहर हैं, प्रॉपर्टीज हैं, इनकी छुट्टियां बाहर हैं, इनके इलाज बाहर हैं, तो और ये भी, अच्छा ये भी कभी इमरान हमें सारी बाहिसियती कौम को सोचना चाहिए कि हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं पाकिस्तान में, लीडरशिप कर रहे हैं पाकिस्तान में, अवाम की खिदमत के ऊपर हम वोट ले रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन हमारे पैसे भी बाहर पड़े हैं, हमारी छुट्टियां भी बाहर हैं, हमें ECL पे खौफ आना शुरू हो जाता है, हमारे सारे इलाज एंटरटेनमेंट गर्मियों में सारे एंजॉय कर रहे होते हैं। देखें, ये कहीं दुनिया में नहीं होता। आप अगर बाहर आज, और मैं अपनी पार्टी में, मैं आपको बताऊं, अपने आइन के अंदर लिखेंगे कि कोई भी जो पार्टी की लीडरशिप हो उसका सारा पैसा, जायदाद, प्रॉपर्टीज पाकिस्तान के अंदर हो। अगर आपके मुल्क से बाहर हैं तो इसके तीन या आप चोरी का पैसा बाहर,
क्योंकि जब आप चोरी करते हैं ज्यादा तो आप पैसा मुल्क में तो रख नहीं सकते, आपको बाहर भिजवाना पड़ता है। तो या चोरी का पैसा, या आप टैक्स चोरी करना चाहते हैं, वो छुपाने के लिए बाहर भेज देते हैं, और या फिर आपको इत्मीनान ही नहीं है पाकिस्तान पे। आपको ये खौफ है कि ये जनाब पाकिस्तान किसी टाइम पे भी डूब जाएगा, इसलिए मैं अपने पैसे बाहर भेजाऊं। जो तीन भी जो क्वालिटीज हैं, आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं मुल्क की लीडरशिप। एग्जैक्टली। अगर आप करप्ट हैं या टैक्स की चोरी कर रहे हैं, या आपको फिक्र है कि जी अगर पाकिस्तान नीचे गया तो मेरे पास बाहर पैसे होने चाहिए, इसका मतलब आपको लीडरशिप ही नहीं करनी चाहिए पाकिस्तान की। नवाज शरीफ साहब की वापसी की खबरें हैं खान साहब, क्या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब क्योंकि अब आपके पास है तो आप कोई उनको सपोर्ट फ्राहम करेंगे, मियां साहब को सहूलियात देंगे पहले की तरह? जेल में हम पूरी सहूलियत देंगे जो सारे को मिलनी चाहिए। आते ही जेल में डालेंगे? वो तो देंगे। क्यों, उसने कौन सा ऐसा कारनामा किया है कि जो उसने साबित किया है कि उसको जेल में नहीं होना चाहिए? अच्छा, एक और चीज, ये एफिडेविट की बात कर रहे थे, मैं ये कह रहे हैं ना कि जी इमरान खान ने वो गलत साइन किया है, वो सर्टिफिकेट था, एफिडेविट नहीं था। एफिडेविट इसने साइन किया था, नवाज शरीफ, इसके भाई ने साइन किया था जब ये बाहर गए थे। हाँ जी, हाँ, शहबाज शरीफ ने साइन किया था। हल्फी। तो इसको डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए कि आपने एफिडेविट दिया था कि मेरा झूठ के ऊपर कि मेरा भाई इलाज करा के वापस आ रहा है, वो इलाज तो आसपास नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो आप जो हरकतें कर रहा है, तो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। सर्टिफिकेट जो सर्टिफाई कर रहा है कहते हुए कि टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, यानी उसके ऊपर कह रहे हैं कि डिस्क्वालीफाई हो। जो अदालत के अंदर जाके एफिडेविट देता है वो दंदनाता हुआ बैठा हुआ प्राइम मिनिस्टर है। काफ लीग के मिनिस्टर्स क्यों नहीं लिए सर आपने पंजाब में? 10 उनकी सीटें हैं और उनका मिनिस्टर है, इस पे कुछ रोला पड़ा हुआ है और चौधरी शुजात आवाजें दे रहे हैं उनको कि वापस आ जाओ। देखिए, अभी तो ये पहला शिफ्ट है हमारी, और काफ लीग के तो चीफ मिनिस्टर हैं, और याद रखें कि उनकी यानी हमारी कितनी है 176, तो उनकी 10 हैं, तो जाहिर है प्रेशर इस वक्त तो ज्यादा 178 है आपकी, जो वास्ट मेजॉरिटी 170, तो प्रेशर तो ज्यादा हमारे पे है, और लेकिन हम अभी इसको कैबिनेट को एक्सपेंड करेंगे। कितनी बड़ी कैबिनेट आप बना लेंगे? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आपको, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ केपी, पहले जो आपका मोमेंटम था ऐसा लगता था कि आप हुकूमतें भी गिरा सकते हैं फौरी इंतखाबात के लिए, क्या अभी भी आप वो कर सकते हैं? क्या अभी भी आप लॉन्ग मार्च कर सकते हैं? एहतजाज की तरफ आपको जाना पड़ सकता है? देखिए, कल तो हम एहतजाज करेंगे, कल तो खैर इतना बड़ा नहीं है, लेकिन बड़ा होगा ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर, क्योंकि इसने जब से ये आया है इसने इस मुल्क की जो इलेक्टरल प्रोसेस है उसको तो तहस नहस करके रख दिया ना। तो इसके ऊपर तो हमने करना है, क्योंकि इसके होते हुए कोई उम्मीद ही किसी को नहीं है कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं। लेकिन जो आगे की आप बात कर रहे हैं वो हम कर सकते हैं, हम अभी फैसला करेंगे, आगे हमने प्लान कर रहे हैं कि देखें मुल्क का तो फिर से मैं आपको कहता हूं इंटरेस्ट की जल्दी से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जो ये डरे हुए हैं। हमारी पार्टी को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा इस वक्त, अगर नहीं भी होता, बुरा तो ये हो रहा है हर रोज इनके ऊपर गालियां पड़ती हैं, पेट्रोल की कीमत, बिजली की कीमत, वो तो सारी इनकी जिम्मेदारी है। हमने तो पंजाब चलाना है, और लेकिन मैं अपने मुल्क के लिए मैं समझता हूं कि हमें जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाने चाहिए। खान साहब, एक ब्रेक आखिर कर रहे हैं प्रोग्राम में, अभी वापस आते हैं और आखिरी प्रोग्राम के हिस्से में बहुत इंपॉर्टेंट 2 चीजें मुझे पूछनी है, हमारे साथ ही रहेगा। लाइफ टाइम गारंटी के साथ रॉयल फैंस, साथ जिंदगी भर का। तारीख का सबसे ताकतवर एरियल ब्लू फार्मूले के साथ तो बनाओ कॉलर्स पे दागों की दीवार, जमेगा धूल, मिट्टी और पसीना, बनाते हैं और टफ, तो हो जाए मुकाबला नए एरियल से, जिसके नीले जर्रात कॉलर्स पे जमे दागों की हर दीवार गिराए और दे चमकदार सफाई। सिर्फ एक धुलाई में, अब नहीं, ब्लू एरियल ब्लू। बाबा प्लीज आप रहने दें। बेटा अभी इतने भी बूढ़े नहीं हुए। अरे देख के गिरा दिया ना।
तुम्हारी वजह से गिरा है। अच्छा, मेरी वजह से? असल वजह है उम्र का बढ़ना। उम्र बढ़ने के साथ मामूलाते जिंदगी मुश्किल तर हो जाते हैं। इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ इंश्योर, जो बढ़ती उम्र की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करता है। आप भी डॉक्टर के मशवरे से रोजाना इंश्योर पिए, भरपूर जिंदगी जिए। लेमन मैक्स लॉन्ग वन, चले पूरे महीने चम चमा चम चम। तुम इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे? मेरे दांत है स्ट्रॉन्ग। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन की अमीनो पावर दांतों को बनाए स्ट्रॉन्ग। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। जैज मंथली प्रीमियम ऑफर, मिलाओ स्टार 2000 हैश और पाओ 25 GB डाटा और 300 ऑल नेटवर्क मिनट्स सिर्फ 695 रुपए में। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते सोना माही मन पसंद दे गया। इतनी सी मिकदार में मनपसंद इतना हो गया, मनपसंद स्पेशल हो गया। दम तोड़ती हैं क्या सराइयां, गलत साबित होते हैं अंदाजे, जब आते हैं हकाइक खुलकर सामने। कल से जुड़ी आज की हकीकत कल तक। देखिए कल तक, आज रात 10:05 पर सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से हम बात कर रहे हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान। इमरान खान साहब, 11 नशिस्तों पे ज़िमनी इंतखाबात वो कह रहे हैं, फिर उसमें से 9 पे तो इलेक्शन होगा, फिर वो कह रहे हैं कि 4 और फारिग करने वाले हैं आपके MNAs। आप इन इंतखाबात में हिस्सा लेने का सोच रहे हैं या आपको लगता है इससे पहले ही आम इंतखाबात की अनाउंसमेंट हो जाएगी? देखिए इमरान, हम तो इसमें पूरा हिस्सा लेंगे, इंतखाबात में बाहर तो नहीं होंगे, लेकिन मैं तो यही सोच रहा हूँ कि ये जो हुकूमत है और ये जो इलेक्शन कमीशन, क्योंकि हम मिल के गेम खेल रहे हैं ना, यानी ये करने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि इस्तीफा तो सबने दिए हुए हैं, सारों के ऊपर इलेक्शन करवा दें, उससे डरे हुए हैं और ये थोड़े थोड़े करके कर रहे हैं ताकि ये मैनेज हो सके। ये इनकी कोशिश ये है कि ये इलेक्शंस मैनेज हो सकेंगे थोड़े थोड़े, क्योंकि उनके ऊपर वही जोर लगाएंगे जो अभी इन्होंने हमारे साथ किया है। हर हरबा इस्तेमाल किया इन्होंने इनको इलेक्शंस जताने का, नून लीग को, तो वो इसलिए चुन के सीट्स कर रहे हैं, प्लानिंग करके कर रहे हैं। लेकिन मेरा फिर से सवाल है कि ये क्या ये मुल्क की इसमें बेहतरी है? क्या आप ये थोड़े थोड़े इलेक्शंस करवाएंगे तो क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी मुल्क में? इससे तो और मुल्क डिस्टेबलाइज होगा। हर इलेक्शन में जब आप 10 करवाएंगे फिर शुरू हो जाएगा, तो क्या ये मुल्क की बेहतरी है? मैं हैरान हूं इनके ऊपर कि इनको, और मैं अब मेरा पहले भी मेरा यकीन था कि इनका इंटरेस्ट और है, पाकिस्तान का इंटरेस्ट और है। मैं हमेशा समझता था कि ये जो लोग जो करप्ट लोग जिनको साजिश के तहत ऊपर बैठाया गया, जिनके करप्शन के केसेस राइप थे, जिनको अब सजाएं मिलनी चाहिए थी, साजिश के तहत उनको हमारे ऊपर बैठा दिया है। इनका कोई इंटरेस्ट पाकिस्तान से नहीं मिलता। पैसे इनके ज्यादा बाहर पड़े हैं, ज्यादातर इनकी दौलत बाहर है। यहां जो आप देखते हैं यहां भी अरबोपति है, कम दौलत है यहां। ये सिर्फ और सिर्फ इनका इंटरेस्ट ये है कि अब हमने ये पैसा बचाना कैसे, पहले चोरी कैसे किया था, अब बचाना कैसे, उसके लिए ये मुल्क को कुर्बान करने के लिए तैयार है। हर चीज ये जो कर रहे हैं, आप थोड़े पीसफुल इलेक्शंस करवाएंगे और ये जो इलेक्शन कमीशन है इसको कोई शर्म नहीं है, पूरा मिलके इनके साथ चुन करके हलकों पे करवा रहा है। इससे क्या होगा? मुल्क में इंस्टेबिलिटी और बढ़ेगी, इससे मुल्क तो ठीक नहीं होने लगा। और इनको किसी को फिक्र नहीं है, ना इलेक्शन कमीशन को ना इसको, इनको कोई फिक्र नहीं है मुल्क की। मुझे सिर्फ एक है कि क्या वो लोग जिनके पास इख्तियारात है और पावर है, न्यूट्रल्स के पास, क्या उनको नहीं नजर आ रहा कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है? ठीक है खान साहब, ये कौमी असम्बली में आपकी वापसी हो मुमकिन है कि
किसी कंडीशन में आप वापस चले जाएं? क्यों वापस जाएंगे? हम जब हमें पता है कि एक साजिश के तहत ये हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, हम जिस वक्त नेशनल असेंबली में जाएंगे तो हम इसकी इस साजिश की तायद कर देंगे, हम इसको एक्सेप्ट कर जाएंगे। ठीक है, हम किसी सूरत असेंबली में नहीं जाएंगे। सिर्फ अगर ये डेट दे इलेक्शन की, असेंबलीज कब डिसॉल्व की जाएंगी, उसके बाद हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आपकी हुकूमत को रिजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में गिराया गया था और उसके कुछ बैरूनी और अंदरूनी दोनों तरह के सहूलतकार मौजूद थे। बहुत सारे ऐसे मुहरकात थे जिनका आपको पता है। खान साहब, जो बैरूनी साजिश की गई थी तो लाजमी तौर पर बैरूनी ताकतों ने एक नई हुकूमत अगर पाकिस्तान में बनाई है रिजीम चेंज के नतीजे में, तो उन्होंने कुछ तो इनसे हासिल किया होगा, कुछ आपसे डिमांड रही होगी जो आप नहीं मान रहे थे और इनसे उनको मनवानी है। आपको कुछ अभी तक समझ आई है कि कुछ उन्होंने मनवा लिया, कोई बात उनकी चल गई, या वो जो आप नहीं मान रहे थे वो रिजीम चेंज के बाद हो गया? सबसे पहली चीज तो रूस, अब रूस से जो हमने मुआहदे करने की शुरू कर दिए थे करने, तेल के ऊपर, गंदम के ऊपर और गैस के ऊपर, वो सारा रुक गया है। हिंदुस्तान 40% कम कीमत पे रूस से तेल इंपोर्ट कर रही है, 40% कम। और पाकिस्तान, इन्होंने एक पहले स्टेटमेंट दीजिए कि रूस हमारे साथ आगे बात करे, तो इन्होंने तो, इनको तो कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, क्योंकि डरे हुए अमेरिकनों से। तो पहली तो वो बात होगी, क्योंकि अमेरिका प्रेशर डालना चाहता है रूस के ऊपर। मेरा ये ख्याल था कि हमारी जंग है ही नहीं। ठीक है, हमें अपने लोगों का ध्यान रखना चाहिए, जिस तरह हिंदुस्तान कर रही है। हमें, हमारा 10 करोड़ लोग या गुर्बत की लकीर के ऊपर है या नीचे है, हमारी प्रायोरिटी वो है। हिंदुस्तान ने अमेरिका को ये कहा, उनका स्ट्रेटेजिक एलाय होते हुए उसने कहा कि हमें सबसे पहले अपने लोगों का ख्याल रखना है, तो वो तो मंगवा रहा है उनसे तेल। तो एक तो वो हो गया। दूसरा, मुझे अब पता नहीं कि पाकिस्तान के ऊपर से ये जो ड्रोन अटैक हुआ है अफगानिस्तान में, पता नहीं ये पाकिस्तान के ऊपर से हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये हमें समझ जाना चाहिए कि ये पहली दफा जब से ये रिजीम चेंज हुई है, चाहे आप इस हुकूमत को, तालिबान को पसंद करें या ना करें, लेकिन ये कम से कम पाकिस्तान के खिलाफ हुकूमत नहीं है तालिबान की। जबकि जो पिछली हुकूमतें थी, गनी हुकूमत, वो सारा वक्त हमें जिम्मेदार ठहराती थी अफगानिस्तान में। जब वो फेल हो रहे थे अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान के ऊपर सारी उंगलियां उठाती थी। उन्होंने हमारी बड़ी बदनामी की और वो हिंदुस्तान के बड़ा करीब थे। ये जो हुकूमत है, ये वो हुकूमत है कि जो हमारे ज्यादा प्रो है बनिस्बत हिंदुस्तान के, और इसलिए हमें कोई ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे ताल्लुकात इनसे खराब हो जाए। अब अगर हम उनको स्पेस देते हैं और वो हमारे ऊपर से जाके अमेरिका अगर वो ड्रोन अटैक करता है अफगानिस्तान में, तो हमारे ताल्लुकात उनसे खराब होंगे, उसके फिर असरात आएंगे सारे हमारे कबायली इलाके के अंदर। हाँ। क्या हमारे मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं, क्या हम चाहते हैं कि हम किसी की और जंग में शामिल हो जाएं? देखें, हमने पहले अमेरिका का साथ दिया सोवियत यूनियन के अगेंस्ट अफगानिस्तान में। वो जब चले गए तो आपको पता कि पाकिस्तान 50 लाख रेफ्यूजीज आ गए, क्लैशनिकोव्स आ गई, सेक्टेरियन मिलिटेंटिज्म आ गई। आपको पता है कि उसका सारा बोझ पाकिस्तान ने उठाया, हमें छोड़ के चले गए। दूसरी दफा हमने उनका साथ दिया, 80,000 पाकिस्तानी मारे गए। हमने साथ किधर दिया? वहां 2,500 अमरीकी मारे गए होंगे ट्विन टावर्स में, न्यूयॉर्क में। उनका साथ देते देते 80,000 अपने लोग मरवा लिए, 35 लाख लोगों की नकल मकानी, 400 ड्रोन अटैक्स करवा दिए, और उसके बाद बुरा भला भी हमें कहा गया। तो क्या हमने कुछ सीखा नहीं है इससे कि हम फिर से किसी की कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हो जाएं? अगर, और वो अमरीकी तो होंगे नहीं यहाँ, हमने अगर उनको इजाजत दे दी कि हमारे ऊपर से जाके उनकी परमिशन के बगैर, देखें हमारी जब बात हो रही थी ना, तो हमने कहा कि हाँ आप कर सकते हैं टेररिस्ट, लेकिन तालिबान की परमिशन के साथ करें ताकि वो हमें ना ब्लेम करें। अगर हम उनको इजाजत दे दें और वो तालिबान उधर जिस तरह उन्होंने इसकी मजम्मत की है और वो हमें ब्लेम करना शुरू कर दें, हमारे ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। थोड़ी देर हमेशा फायदा होता है। सोवियत यूनियन जब हमने उनकी मदद की सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगानिस्तान में अमरीकनों की, थोड़ी देर फायदा हुआ,
जब दूसरी दफा हमने मुशर्रफ के दौर में मदद की थोड़ी देर फायदा हुआ, लेकिन आखिर में नुकसान ज्यादा हुआ। तो हम अभी भी सोच लें कि हाँ शायद IMF से पैसे भी मिल जाएंगे, थोड़ा रुपया भी मजबूत हो जाएगा, लेकिन क्या ये पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में है? जी इमरान खान साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या इस साल पाकिस्तान में आम इंतखाबात हो जाएंगे 2022 में? इमरान, पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, अपने मुल्क के फ्यूचर के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, माइशत को बेहतर करने के लिए, क्योंकि माइशत बेहतर तब होगी जब आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, उसके लिए मैं समझता हूं कि बड़ी फौरी तौर पे होना चाहिए। लेकिन जो मैं ये देख रहा हूं इस वक्त, ये जो हुकूमत है, मुझे इस वक्त इनकी हरकत से नहीं लग रहा कि ये चाहते हैं इलेक्शंस। नहीं, आप भी तो हैं ना सर, यहाँ पे पब्लिक प्रेशर भी है, लॉन्ग मार्च भी हो सकता है। क्या अक्टूबर नवंबर की जो खबरें आती हैं वो उनमें कोई सदाकत है या बस सिर्फ हवा में आती हैं? देखें इमरान, हम देख रहे हैं, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे पास अल्लाह के करम से सबसे ज्यादा इस वक्त स्ट्रीट पावर है। हम देख रहे हैं कि मुल्क की ये अगर इसी तरह ही मुल्क नीचे जा रहा है और ये अपनी चोरी बचाने के लिए और इलेक्शन से डर के ये इस तरह की हरकतें करेंगे, जिस तरह इन्होंने एक फिक्स मैच खेला है इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके, अगर ये यही करेंगे तो एंड में फिर हम सड़कों पे आएंगे और क्या करेंगे। ठीक है, हमारा पुरअमन एहतजाज करना हमारा राइट है। और आप ये याद रख लें कि इस वक्त दुनिया ये प्रेडिक्ट कर रही है, आप बाहर के जो इकोनॉमी के ऊपर तज्जिया करते हैं बड़ी बड़ी मैगजीन्स या ये जो क्रेडिट रेटिंग्स हैं सारी, वो सारी इस वक्त पाकिस्तान की नीचे जा रही हैं। और वो सारे देख रहे हैं कि चौथे नंबर पे दुनिया में पाकिस्तान आ गया, जो मुल्क डिफॉल्ट करने जा रहा है, दिवालिया निकलने जा रहा है। तो अगर इसी तरह ये कुछ करेंगे भी नहीं और मुल्क भी नीचे जा रहा है, तो फिर हम एक पॉलिटिकल पार्टी अवाम के पास निकलेगी। ठीक, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन। नादरीन, अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।